नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस के कितने प्रकार होते हैं और इस तरह से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो बेसिक जानकारी है हमें पहले वो लेना होगा, और इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस को जानने से पहले हम यह जानें कि चार्ज क्या होता है। ओके, चार्ज क्या होता है, किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम इन सब के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो जैसा देखिए लिखा हुआ है, अ चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज क्या है? चार्ज मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मैटर मतलब दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी सामान या वस्तुएं इस दुनिया में, जो भी पदार्थ इस दुनिया में है, इन सब को हम मैटर कहते हैं। ओके, तो मैटर का डेफिनेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच इट इज़ मेड अप ऑफ। कोई भी सब्सटेंस जिस चीज़ से बना हुआ है वो मैटर है। जैसे टेबल लकड़ी से बना हुआ है, ओके, इस तरह से फ़ैन लोहा से बना हुआ है, और इसी तरह से दुनिया में और भी अनेक प्रकार के पदार्थ आप देखते हैं। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सब किसी न किसी चीज़ से बने हुए हैं, किसी न किसी चीज़ से बने हुए, उनका कुछ न कुछ मास होता है, और इसी चीज़ को हम मैटर कहते हैं। इवन हवा, जो एयर होता है, वो भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि हवा को हम वेट कर सकते हैं, हवा को हम वेट कर सकते हैं, इसलिए हवा का भी मास होता है। तो दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हैं उन सबको हम मैटर कहते हैं। ओके, और चार्ज क्या है? मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? मतलब दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब उसका एक गुण है। क्या है? एक गुण है, एक साधारण सा गुण है। तो जिस तरह से देखिए हर मैटर में, जिस तरह से दुनिया के हर वस्तुओं का मास होता है, इसी तरह से चार्ज में भी क्या होता है, इसी तरह क्या होता है मैटर में, दुनिया के हर वस्तुओं में क्या होता है, चार्ज भी होता है। अब आप ये कहिएगा कि हमें तो इसका पता नहीं चलता, तो यह सही बात है, हमें इसका पता नहीं चलता। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इसका पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता भी है जब हमें इसका पता चलता है। जैसे बिजली का कड़कना। अब देखे होंगे कि बारिश के समय में जब बादल आपस में रगड़ खाते हैं तो क्या होता है, बिजली निकलता है। और यह बिजली एक्चुअली है क्या? यह चार्जेस है। यह चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि चार्जेस के कारण पैदा होता है। तो हम इसको देख सकते हैं, लेकिन वहीं बहुत बार क्या होता है, हमें चार्जेस का अनुभव नहीं होता है। तो अलग अलग कंडीशंस होते हैं, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। बहुत बार बॉडी के अंदर चार्जेस न्यूट्रल होते हैं, और बहुत बार बॉडी के अंदर एक विशेष प्रकार के चार्जेस होते हैं, जिसको हम टाइप्स ऑफ चार्जेस में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसा कि मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया, तो किसी भी वस्तु का यह एक साधारण गुण है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जो कि हमारा टॉपिक है आज का, इलेक्ट्रिक चार्जेस। व्हाट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर? इलेक्ट्रिक चार्जेस अ फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर। एक फिजिकल क्वांटिटी जो मैटर में इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करता है। क्या करता है? पैदा करता है। अब ये सोचने की बात है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये जानिए। देखिए, फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब हुआ कि इस दुनिया में हम फिज़िक्स के अकॉर्डिंग जो कुछ भी हम देखते हैं, जैसे कि जितने भी क्वांटिटीज़ होते हैं, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, वेट हो गया, लाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, हम हर चीज़ को किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी तरीके से नापते हैं। जैसे वेट को हम केजी में नापते हैं,
आपका स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, तो टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटी है, स्पीड, टाइम, वेट, डिस्टेंस, ये सब अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ है और हम इन सबको किसी न किसी हम इन सबको क्या कर रहे हैं, हम इन सबको मेजर कर रहे हैं किसी न किसी यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा? किसी न किसी यूनिट के द्वारा। तो ऐसे क्वांटिटी को ही हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो जैसे डिस्टेंस है, टाइम है, आपका लाइट है, इसी तरह से इन सब को जैसे हम नापते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी मेजर करते हैं, उसको भी हम नापते हैं। ओके, और इसलिए हम इसको फिज़िकल क्वांटिटी कह सकते हैं। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर। एक ऐसा फिज़िकल क्वांटिटी है जो मैटर में इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स को पैदा करता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को क्रिएट करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स को पैदा करना है, ये इसका एक गुण है। और यह तब होता है जब मैटर आपस में क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं या उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। ओके, तो हम उसको आगे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी आप यही जानिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डेफिनेशन है वह सिंपल सा डेफिनेशन है, अ फिज़िकल क्वांटिटी विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर। इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह का हो सकता है, यह सवाल है। इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह का हो सकता है? इलेक्ट्रिक फोर्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। मतलब अगर मानिए बॉडी, कोई भी दो बॉडी अगर आपस में रगड़ खा रहे हैं, तो रगड़ खाने के कारण क्या होता है, उनके अंदर एक तरह का चार्ज डेवलप हो जाता है। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब इसके बाद देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस के हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, अ कॉम्ब रब्ड विथ ड्राई हेयर। तो एक कंघी को जब हम सूखे बालों से क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो जब कंघी को हम सूखे बालों से रगड़ते हैं तो कंघी में क्या होता है, उस कंघी में बालों के रगड़ खाने के कारण कंघी और बालों के बीच में फ्रिक्शन होता है। और इसके कारण क्या होता है, जो हमारा कंघी होता है उसमें एक विशेष प्रकार का चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसको हम निगेटिव चार्जेस कहते हैं। तो कंघी में निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं और बाल जो होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखें कि कंघी में एक तरह का इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो गया, जिसको हम कहते हैं निगेटिवली चार्ज्ड। ओके, तो ये क्या है आखिर, ये जो हमने किया ये आखिर हुआ क्या? देखिए, कंघी भी क्या है, एक मैटर है। ड्राई हेयर, बाल क्या है, एक मैटर है। तो जब मैटर आपस में टकराते हैं या दो वस्तुएं जब आपस में टकराते हैं तो उनमें फ्रिक्शन होने के कारण हम क्या देख रहे हैं कि विशेष प्रकार के चार्जेस डेवलप हो जा रहे हैं। और ये जो विशेष प्रकार के चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, यही आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस है। क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब देखिए, इसी कंघी को जब हम छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास जब हम ले जाते हैं और यह कंघी जब चार्ज रहता है, मतलब जब यह कंघी निगेटिवली चार्ज रहता है, और वैसे में हम अगर इनको छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास में ले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यह कंघी उन पेपर के टुकड़ों से सट जाता है, या पेपर के जो टुकड़े होते हैं वो इस कंघी से अट्रैक्ट होते हैं। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। यह देखिए, ये कंघी है, यह सूखे बालों में इस कंघी को हमने रगड़ा और रगड़ खाने के बाद हम क्या देख रहे हैं, कंघी में एक प्रकार का निगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए। इस कंघी में क्या डेवलप हो गए? निगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए। अब हम इनको क्या करेंगे, इस कंघी को छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेकर के आएंगे और
फिर हम क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यह जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं यह कंघी से सट जाते हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, सट रहे हैं। और यह हमें क्या बता रहा है, यह हमें यह बता रहा है कि दो चीज़ों को, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या हो रहा है, जो वस्तु है जैसे कंघी उसमें एक विशेष प्रकार का चार्ज डेवलप हो रहा है, और यह विशेष प्रकार का चार्ज डेवलप होने के कारण क्या कर रहा है, यह पेपर के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। ओके, और यही क्या है, यही इलेक्ट्रिकल फोर्स का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक फोर्स का यह एक एग्जाम्पल है, यही है अ फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर। यह देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर, कंघी में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हुआ। ओके, और यह इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है, कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हो चाहे वो नेगेटिव चार्जेस हो, वो अपने गुण से क्या करते हैं, दूसरे पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं। ओके, इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं, आइए। अ ग्लास रड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। तो अ ग्लास रड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, तो हम देखते हैं, आइए। ये एक ग्लास रड है, ओके, और ये एक सिल्क क्लॉथ है। तो ग्लास रड जैसा कि आप देखते होंगे लेबोरेटरी में, ग्लास रड हम लोग केमिस्ट्री के लैब में हम देखते हैं, ग्लास रड से हम लोग सॉल्यूशंस को घोलते हैं, तो ये वही ग्लास रड है। और इसके बाद ये सिल्क क्लॉथ, रेशम का कपड़ा है। तो जब हम इस ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रगड़ने के बाद यह जो ग्लास रड होता है इसमें पॉजिटिव चार्जेस डेवलप कर जाते हैं। ओके, और यह जो सिल्क क्लॉथ होता है इसमें नेगेटिव चार्जेस डेवलप कर जाते हैं। अब आप पूछिएगा कि सर ये आप कैसे हमें पता कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस ही डेवलप करेंगे या इसमें नेगेटिव चार्जेस ही डेवलप करेंगे, ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारा सवाल आपके मन में आ रहा होगा, इसको मैं क्लियर करूँगा थोड़ी देर में। अभी आप फ़िलहाल इसको अभी आप फ़िलहाल इतना जानिए, ग्लास रड में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल, आई विल टेल यू आफ्टर दैट सम टाइम। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है इबोनाइट रेड रब्ड विथ वूल। इबोनाइट रेड को जब हम क्या करते हैं, वूल से रब करते हैं। तो अब देखिए इबोनाइट रेड, व्हाट इज इबोनाइट रेड, इबोनाइट रेड क्या होता है, सबसे पहला सवाल। तो देखिए इबोनाइट रेड क्या होता है, इबोनाइट रेड एक प्रकार का रड है जो वल्केनाइज्ड रबर से बनता है। किससे बनता है? वल्केनाइज्ड रबर से। और ये वल्केनाइज्ड रबर कैसा रबर होता है? वल्केनाइज्ड रबर ऐसा रबर होता है जिसमें हम ये रबर को बनाने का एक तरीका होता है, रबर को सख्त करने का, रबर को टाइट करने का एक तरीका होता है वल्केनाइज्ड रबर, जिसमें हम क्या करते हैं, रबर को सल्फ़र के साथ मिक्स करते हैं। किसके साथ मिक्स करते हैं? सल्फ़र के साथ। नेचुरल रबर को, प्राकृतिक रबर जो पेड़ से निकलता है, जब हम उसमें सल्फ़र ऐड करते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं तब वैसे में जो रबर बनता है वो बनता है वल्केनाइज्ड रबर। और इसी वल्केनाइज्ड रबर का ही एक फॉर्म है इबोनाइट रेड। इसी वल्केनाइज्ड रबर से इबोनाइट रेड को बनाया जाता है। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे इबोनाइट रेड क्या होता है। बहुत से बच्चों को इबोनाइट रेड को समझने में परेशानी होती है कि सर इबोनाइट रेड क्या होता है, हम नहीं जानते। तो इसलिए मैं इसको क्लियर कर दिया हूँ, क्योंकि इबोनाइट रेड को समझना कहीं भी इसका डेफिनेशन बुक में नहीं दिया हुआ है इबोनाइट रेड क्या होता है, तो मैं सोचा आपको बता दूँ। इबोनाइट रेड को जब हम वूल से, वूल मतलब ऊन, इबोनाइट रेड को जब आप ऊन से इसको रगड़िएगा तो रगड़ने के बाद आप क्या देखेंगे कि इबोनाइट रेड में नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, और जो आपका वूल है, ऊन है, उसमें पॉजिटिव चार्जेस
उसमें वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो इबोनाइट्रेट निगेटिवली चार्ज हो जाता है और जो ऊन है, वूल है, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये सब आखिर जो ये तीनों कंडीशन जो आपने देखा, ग्लास रेड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, इबोनाइट रेड रब विथ वूल, कॉम्ब रब्ड विथ ड्राई एयर, हम इन सब में क्या कॉमन देख रहे हैं? कॉमन चीज़ क्या हम देख रहे हैं इन तीनों में? कॉमन चीज़ हम यही देख रहे हैं कि जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने के बाद क्या हो रहा है, फ्रिक्शन होने के बाद हम यह देख रहे हैं कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है और एक बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। अब हम ये सोचेंगे, यह देखेंगे कि आपका ये चार्जेस जो डेवलप हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि किसी में पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, किसी में नेगेटिव चार्ज हो रहा है। ओके, तो आप हमेशा इस बात को जानिए कि आप हमेशा पहले इस बात को समझिए कि जो चार्जेस आपका ट्रांसफ़र होता है किसी भी बॉडी में, मानिए हम दो चीज़ों को रगड़ते हैं, ये हम मान लीजिए कि ये ग्लास रड है और ये आपका सिल्क क्लॉथ है और हम इसको रगड़ रहे हैं, तो हम क्या देखें कि जो ग्लास रड है मेरा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जो सिल्क क्लॉथ है ये निगेटिवली चार्ज हो गया। तो आखिर में ट्रांसफ़र किस चीज़ का हो रहा है? रगड़ खाने के बाद, मानिए दो बॉडी आपस में रगड़ खा रहे हैं, तो रगड़ने के बाद क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? सबसे पहला सवाल। तो हमेशा याद रखिए, जब बॉडी आपस में रगड़ खाते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। किसका ट्रांसफ़र होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। अब आप पूछिएगा सर इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफ़र क्यों होता है, प्रोटॉन्स का क्यों नहीं होता है? तो आप हमेशा इस बात को जानिए कि वेट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स का वेट हमेशा प्रोटॉन के वेट से कम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स हल्के होते हैं और प्रोटॉन्स भारी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के हल्के होने के कारण क्या होता है, जब कभी भी बॉडी को हम चार्ज रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफ़र होता है। आई थिंक अब बात को समझ गए होंगे। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे। तो हमेशा याद रखिए, ऐसे एटम्स जिसके न्यूक्लियस का अपने ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन पर कम पकड़ होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इस तरह दो बॉडी को रब करने पर वीक एटम के इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। तो अगर यह ग्लास रड था, यह सिल्क क्लॉथ था और दोनों को रगड़ने पर हम देखें कि ग्लास रड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ग्लास रड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ में चले गए, जिसके कारण सिल्क क्लॉथ के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई और सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो गया। और क्योंकि ग्लास रड के पास से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स घट गए, इसलिए ग्लास रड क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। आई थिंक अब बात को समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार इबोनाइट रेड और वूल का एग्जांपल है। इसमें इबोनाइट रेड क्या हो रहा है? निगेटिवली चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? निगेटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन दोनों को रगड़ा गया तो रगड़ने के क्रम में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है वह वूल से क्या हुए, इबोनाइट रेड में प्रवेश कर गए, ट्रांसफ़र कर गए। वूल से जो इलेक्ट्रॉन्स था वो इबोनाइट रेड में ट्रांसफ़र कर गया, जिसके कारण इबोनाइट रेड निगेटिवली चार्ज हो गया और वूल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब आप बात को समझ गए होंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, बॉडी चार्ज क्यों होता है, बॉडी चार्ज कैसे होता है। आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको एक और विशेष चीज़ बताऊंगा, लेकिन आपको पहले हम ये डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बताऊंगा। देखिए,
इबोनाइट रेड के बारे में मैं तो आपको बता दिया कि रेड मेड अप ऑफ वल्केनाइज्ड रबर। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और एक होता है निगेटिव चार्जेस। दो तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस। एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होता है? जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वैसे में वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यह ग्लास रड, जब इस ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस सिल्क क्लॉथ में चले गए तो ये ग्लास रड क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। ओके, तो एक्चुअली हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो गए इस सिल्क क्लॉथ में और यह ग्लास रड इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, जिसके कारण यह ग्लास रड क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। तो कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होता है? कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तब होता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं या वह बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, और यह तब होता है जब उस बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के साथ रगड़ा जाता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी तरह से निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कैसे बॉडीज़ होते हैं? निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी ऐसे बॉडीज़ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड इफ़ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सिल्क क्लॉथ, जैसे आपका यह सिल्क क्लॉथ क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स गेन किया। जब हम ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रगड़े तो रगड़ने के बाद हम क्या देखे कि ग्लास रड से सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया। मतलब सिल्क क्लॉथ क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ओके, ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए। और इस तरह से क्योंकि सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो हम यह कहेंगे कि सिल्क क्लॉथ क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। तो यह नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज़ का एक एग्जाम्पल है। ओके, आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। इसके बाद हम कुछ और चीज़ों को जानेंगे। जैसे दुनिया में एटम्स, सबसे पहले हम समझेंगे मैटर, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। पहले हम इन सब चीज़ों को पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा मैं आपको पहले ही बता दिया, मैटर क्या होता है। दुनिया में हर एक चीज़ जो भी हम देखते हैं, जो भी वस्तु जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको हम छूते हैं, उसके अलावा ऐसे भी चीज़ जैसे हवा जिसको हम नहीं देख पाते लेकिन फिर भी उसका मास होता है। तो ये सब जो आपके पदार्थ है इन सब को हम मैटर कहते हैं। इसके बाद देखिए, दुनिया में हर एक चीज़ जो बना हुआ है, जो भी चीज़ जो जिस वस्तु को भी आप देख रहे हैं, चाहे वो चेयर हो गया, टेबल हो गया, फ़ैन हो गया, खुद इंसान हो गया, पेड़ पौधे, पत्थर, पानी, जो कुछ भी आप देख रहे हैं इस दुनिया में, ये सब कुछ मैटर है। और हर मैटर एटम से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? एटम से। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, एटम से तो हर मैटर बना होता है, लेकिन इस दुनिया में जो कुछ भी है या जितने भी मैटर है सब एलिमेंट है एक प्रकार के। क्या है? सब एक प्रकार के एलिमेंट है। या तो वो एलिमेंट है या तो वो कंपाउंड है। ओके, मतलब आप पीरियोडिक टेबल में अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स पढ़े थे। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, कॉपर, ब्रोंज, निकल। अलग अलग तरह के इस दुनिया में मेटल्स है, अलग अलग प्रकार के नॉन मेटल्स है, बहुत कुछ ऐसे भी है, गैसेस भी है, जो सब कुछ। अब ये मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसेस, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ आपका एलिमेंट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो चाहे वो इंसान का शरीर हो जो कार्बन से बना हुआ है, चाहे वह पत्थर हो, चाहे वह लोहा हो, चाहे वो एल्युमिनियम हो, मेटल हो, कुछ भी हो, दुनिया में हर एक चीज़ किसी न किसी प्रकार के एलिमेंट से बना हुआ है। या तो वह एक एलिमेंट है
या वो बहुत सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कॉपर, सोडियम, ये हर एक एलिमेंट्स क्या है, इन हर एक एलिमेंट्स में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम से ये एलिमेंट्स बने हुए होते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटम होता है, अगर हम सोडियम का बात करते हैं तो सोडियम एटम होता है, अगर हम एल्युमिनियम का बात करते हैं तो एल्युमिनियम का एटम होता है, हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन एटम होता है। तो दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका एटम होता है, और हर एक एटम का अपना एक खुद का एक खूबी होता है कि दुनिया में ये जो भी एटम होते हैं उसका एक विशेष प्रॉपर्टी होता है कि हर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर ये घूमते हैं। अब हम इसको बारे में जानेंगे कि एटम्स जो होते हैं, ठीक है, उसके बीचों बीच में एक न्यूक्लियस होता है और हर न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के क्वांटिटीज़ होते हैं, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमेशा याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, और प्रोटॉन को जो है हम हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को हम हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। और जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है। मतलब न्यूट्रॉन ना तो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना तो नेगेटिवली चार्ज होता है, उसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, जीरो। इसके ऊपर जो पावर होता है वो होता है जीरो का पावर। मतलब न्यूट्रॉन इज़ नथिंग बट जस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज़ सम मास। मतलब न्यूट्रॉन का मास होता है लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है। और न्यूट्रॉन का विशेष गुण क्या होता है कि वह एटम को या वह न्यूक्लियस को भारी बनाता है। किसको भारी बनाता है? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को वेट देता है। ओके, यही न्यूट्रॉन्स का काम है। और बाकी प्रोटॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। न्यूक्लियस के बाहर एक पर्टिकुलर इनका डेफिनिट शेल्स होते हैं और ये अपने डेफिनिट शेल्स में, जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, उसी ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। आप बात को समझ गए होंगे। जितने भी दुनिया में एटम्स है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, सबका अपना अपना अलग अलग एटॉमिक नंबर है। और उस प्रकार से उनका अपना एटॉमिक नंबर होने के कारण सबका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही क्या होते हैं, इनका ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब एक फिक्स्ड सीट होता है हर एक ऑर्बिट में और इनका एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं। और यही इनका क्या है, यही इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब देखिए, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। या तो वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है और या तो अगर उसमें हम फ्रिक्शन करवा दें किसी और ऑब्जेक्ट से तो वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो सकता है। तो अगर ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा बराबर होती है। अगर ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, बॉडी अगर न्यूट्रल होता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा बराबर होती है। ओके, और कोई भी बॉडी अगर
चार्ज्ड होता है। जैसे हम यहाँ पर बात किए, ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ हम रब कर दिए, क्या देखें, ग्लास रड चार्ज हो गया, सिल्क क्लॉथ चार्ज हो गया, अलग अलग प्रकार के चार्जेस आ गए। तो अगर बॉडी को हम आपस में रगड़ देते हैं तो बॉडी के रगड़ खा जाने के बाद हम क्या देखते हैं कि बॉडी चार्ज हो जाता है। तो वहाँ पर बॉडी न्यूट्रल नहीं रहता, अब उसमें एक विशेष प्रकार का चार्ज डेवलप हो जाता है। अब यह चार्ज किसी भी तरह के हो सकते हैं, या तो वह पॉजिटिव हो सकता है या वह निगेटिव हो सकता है। आई थिंक आप धीरे धीरे अब आप इसको समझ रहे होंगे कि चार्जेस क्या होते हैं, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, एटम्स कैसे होते हैं, और जब हम बॉडी को आपस में रगड़ देते हैं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ न्यूट्रल होते हैं, एटम्स न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जब हम एक बॉडी को जब हम दूसरे बॉडी से रगड़ देते हैं तो वैसे में हम क्या देखते हैं कि उनमें चार्ज डेवलप हो जाता है, और वही चार्जेस या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो वह निगेटिव चार्ज होता है। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। तो हमेशा किसी भी बॉडी को अगर हम रगड़ते हैं तो उस बॉडी के अंदर किसी भी तरह का चार्ज क्रिएट हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो सकता है, उसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उस बॉडी को किसके साथ रगड़ रहे हैं, और इसलिए हम हमेशा कन्वेंशनल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कन्वेंशनल हमेशा याद रखिएगा, कन्वेंशनल का मतलब होता है माना हुआ। कन्वेंशनल का मतलब होता है माना हुआ, या जिसको मान लिया गया है, जिसको हम मान करके चलते हैं, वो कन्वेंशनल। उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है फिजिक्स में, कन्वेंशनल। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आपके बुक में कन्वेंशनल वर्ड बहुत बार मिलेगा। ओके, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको चार्ट देता हूं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्सटेंसेस का जो भी क्रम होगा, उस क्रम के अनुसार आप जानेंगे कि किस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होता है और किस बॉडी में नेगेटिव चार्ज होता है। तो आइए अब हम इलेक्ट्रिक सीरीज़ के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक सीरीज़ क्या होता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, और हर एक सब्सटेंसेस को जब हम फ्रिक्शन करते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ, तो या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, और वही सब्सटेंस कभी कभी नेगेटिव चार्ज भी हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रिक सीरीज़ को यहाँ पेश किया है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आप देख सकते हैं, और ये जो प्लस और माइनस जो आप एरो साइंस में देख रहे हैं, यह इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर चलते चले जाएंगे, तो इन बॉडीज़ का जो निगेटिव चार्ज को ऑब्टेन करने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ते चले जाएगा, और जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर चलते चले जाइएगा तो इन बॉडीज़ का पॉजिटिव चार्जेस को ऑब्टेन करने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ते चले जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि नीचे की ओर निगेटिव चार्जेस को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है, और ऊपर की ओर पॉजिटिव चार्जेस के ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है। तो अगर सिल्क को हम पॉलीथीन के साथ रब करते हैं, तो क्योंकि पॉलीथीन आपका सिल्क के नीचे है, तो इसलिए पॉलीथीन में आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और सिल्क में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। आई बात समझ में? सिल्क में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर हम इन दोनों को आपस में फ्रिक्शन करते हैं, रब करते हैं तो। इसी प्रकार अगर सिल्क को हम ग्लास के साथ रब करते हैं, तो अब देखिए ग्लास सिल्क के ऊपर है या नीचे है? ग्लास सिल्क के ऊपर है, तो
तो अगर इन दोनों को आप रब कीजिएगा तो ऐसे में, क्योंकि ग्लास आपका सिल्क के ऊपर है, तो ग्लास के पॉजिटिव होने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा और इसलिए ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यही इलेक्ट्रिक सीरीज़ है। और इससे हम क्या पता है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी में दोनों तरह के चार्जेस अटेन हो सकते हैं रब करने पे। वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी को किसके साथ रब किया जा रहा है, इसके ऊपर। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि किसी भी सब्सटेंस को अगर दूसरे सब्सटेंस के साथ रब करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। वह डिपेंड करता है कि उस बॉडी को आप किसके साथ रब कर रहे हैं। मेरे बात ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ और आपको जानना है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको पर्सपेक्स बताया। पर्सपेक्स आप ध्यान रखिए, पर्सपेक्स क्या होता है। पर्सपेक्स एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, ओके। और अंबर क्या होता है? अंबर एक प्रकार का रेजिन होता है, चिपचिपा गोंद का जैसा पदार्थ होता है जो येलो कलर का होता है और यह पेड़ पौधों से निकलता है और इसका इस्तेमाल हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं। आप पूछिएगा कैसे? तो ये अंबर एक्चुअली क्या हो जाता है, ये बहुत समय पहले जब ये अंबर निकलता था पेड़ से तो ये फॉसिलाइज्ड हो गया, मतलब फॉसिल्स के इफ़ेक्ट के कारण ये जो आपका गोंद होता था, यह गोंद आपका स्टोन में कन्वर्ट हो गया बहुत सालों बाद। और इसलिए इसका अब स्टोन्स, इस अंबर के अब स्टोन्स आते हैं येलोइश कलर के, जो बहुत खूबसूरत होते हैं दिखने में, और इसका हम इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अंबर आपको जानना बहुत ज़रूरी था, अंबर क्या होता है। और पर्सपेक्स भी इससे आप जानिए। पर्सपेक्स एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, ओके। तो अब हम समझेंगे कि 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, डिफाइन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन करना है हमें। तो आइए हम पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का वह क्वांटिटी है विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन्स, जो 9 × 10⁹ न्यूटन्स का फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। अपने ही जैसे दूसरे चार्ज के ऊपर इतना फोर्स एक्सर्ट करता है जब उस चार्ज को 1 मीटर की दूरी पे रखा जाता है। जैसे देखिए, अगर हम इस पॉइंट पर मानिए कि बहुत सारे चार्जेस को रखे हुए हैं, मानिए कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रखते हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम एक नाम दे दिए क्यू चार्ज। क्या नाम दिए? क्यू चार्ज। तो अगर यही क्यू चार्ज को अगर हम 1 मीटर की दूरी पे भी अगर यही क्यू चार्जेस रहे, अगर 1 मीटर की दूरी पे, अगर 1 मीटर की दूरी पे भी सेम क्यू चार्जेस अगर रहते हैं, ओके, सेम क्यू चार्जेस अगर रहते हैं और इस तरह से रहते हैं कि इनके द्वारा यह जो क्यू चार्ज है यह अपने जैसे दूसरे क्यू चार्ज पर अगर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाता है या एग्जर्ट करता है, तो वैसे में हम यह कहेंगे कि ये जो चार्जेस है इनका वैल्यू 1 कूलम है। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। हम यहाँ पे उतने चार्जेस को रखते हैं जितने ही चार्जेस हम यहाँ भी रखते हैं और दोनों चार्जेस के बीच में 1 मीटर का दूरी होना चाहिए। और इस तरह से हम चार्जेस को रखेंगे कि इनके बीच इतना फोर्स डेवलप हो, 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स डेवलप हो। तो ऐसे में हम यह कहेंगे कि ये जो चार्जेस हमने रखा है, इस चार्ज का जो वैल्यू है वह 1 कूलम के बराबर है। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। और यही
अब देखिए, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अब जब आप डेफिनेशन को पढ़िएगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का वह क्वांटिटी मतलब संख्या, इलेक्ट्रिक चार्ज का वह संख्या, वह क्वांटिटी विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन्स ऑन एन इक्वल चार्ज, जो अपने ही जैसे दूसरे चार्ज पर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता है when placed at a distance of 1 मीटर फ्रॉम इट, जब उसको हम 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं। तो इस तरह से 1 कूलम का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। ओके।